कि अगर आप एक चलती हुई गाड़ी के अंदर जो है वो ब्रेक लगा दें अचानक से तो क्या होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम क्या बात करने वाले हैं। देखिए, इस वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है एक भौचाल सा मचा हुआ है। सब लोग दुनिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हो क्या रहा है। हर तरफ, चाहे आप किस तरफ भी देखें, चाहे आप स्टॉक्स की तरफ देखें, आप क्रिप्टोज की तरफ देखें, आप क्रेडिट मार्केट यानी बॉन्ड्स की तरफ देखें, कमोडिटी मार्केट, हर तरफ जो है एक भौचाल मचा हुआ है। इनफैक्ट कि अगर आप सॉवरेंस की तरफ भी देखते हैं, जैसे श्रीलंका का डिबैकल हुआ, वहाँ भी जो है एक परेशानी की जो है वबा फैली हुई है। ये सब चीज़ें अब लोगों के दिमाग में सवालात जो हैं, वो सबसे पहला सवाल ये हो क्या रहा है। और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको उसका जवाब दूंगा कि इस वक्त जो है दुनिया की जो स्टेट आप देख रहे हैं उसका मतलब क्या है। क्यों जो है दुनिया में इस वक्त जो है इतना भौचाल मचा हुआ है, हर तरफ जो है वो तबाही है, सारी चीज़ें नीचे जा रही हैं, ऐसा क्यों है। और ये जो है मैं आपको एक कहानी की शक्ल में समझाने की कोशिश करूंगा, और ये कहानी शुरू कहाँ से होती है जो है वो बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले जो है मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैंने, क्योंकि आपको पता है मेरा एनालिटिक्स का बैकग्राउंड है, तो मैं अपने चैनल की एनालिटिक्स देख रहा था, तो उससे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो सबसे पहले जाके जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जब भी जो कोई भी न्यू वीडियो जो वो लॉन्च करें तो आपके पास जो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और मेरे चैनल के जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। थैंक यू सो वेरी मच। अब शुरू करते हैं इस कहानी को कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। देखें, 2008 के अंदर एक इवेंट हुआ और उससे दुनिया वाकिफ़ है। उस इवेंट को जो है वो एनालिस्ट कम्युनिटी के अंदर जीएफसी भी कहते हैं, यानी द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 के अंदर जो है वो यूएस की हाउसिंग मार्केट के अंदर एक बबल था, जो कि हमने सब ने, जिन जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, मूवी नहीं देखी, वो भी देख सकते हैं द बिग शॉर्ट। वो मूवी देखेंगे तो उन्हें जो है वो काफ़ी उस पर अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह जो है वो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ यानी एमबीएस जो है उसकी वजह से जो एक बबल क्रिएट हुआ। और उस बबल के जो है एंड में जब वो बबल बर्स्ट होता है तो यूएस की जो है वो हाउसिंग मार्केट कोलैप्स कर जाती है, और उसके कोलैप्स से जो है जो जो रिवर्बरेशन थी उसकी, वो पूरी दुनिया की मार्केट्स में पाई गई। पाकिस्तान के अंदर भी यही हुआ कि जो हमारी स्टॉक मार्केट थी खास तौर पे, क्योंकि लोग ओवर लेवरेज थे। ओवर लेवरेज इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि उनके पास 100 रुपए थे लेकिन उन्होंने हजार रुपए की पोजीशंस ली हुई थी लेवरेज के ऊपर, यानी इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लेके जो है उसकी जो है अपनी ट्रेड्स ली हुई थी। तो वो सारी ट्रेड्स जब मार्केट नीचे आती हैं तो ऑब्वियसली जो है आपके सारे पैसे उसमें उड़ जाते हैं। तो यूएस में भी यही हुआ और दुनिया के अंदर भी जो है वो इस तरह के मामलात हुए। जब जो है ये क्राइसिस आया, हाउसिंग क्राइसिस यूएस में, तो ऑब्वियसली उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट हरकत में आई। यूएस की ओबामा साहब की हुकूमत थी। एलन ग्रीनस्पैन जो है मेरा ख्याल है उस वक्त यूएस के जो है वो फेड के चेयरमैन थे। और जो है वहाँ पे फिर मामला शुरू हुए और उन्होंने कुछ कंपनीज को बेल आउट किया, कुछ को जो है दे हैड टू लेट इट गो। सॉलोमन ब्रदर्स, जिसमें जो है एक बड़ी लेगेसी फाइनेंशियल फर्म थी, वो डूब गई। अब क्या होता है? अब होता ये है कि ऑब्वियसली बात है, जब इकोनॉमी के अंदर जो है इतना बड़ा बस्ट आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट आती है। लोगों ने जो है वो, क्योंकि जब पैसे ही नहीं बन रहे, इकोनॉमी जो है डाउन द ड्रेन जा रही है, तो लोगों ने लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। जब लोगों को आप नौकरियों से निकालते हैं तो उसका इमिनेंट इम्पैक्ट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से एक और चीज़ भी होती है, वो ये होती है कि आपकी इकोनॉमी बढ़ जाती है। वो क्यों? उसकी वजह ये है कि इन्फ्लेशन एक वर्ड है, और इसका मतलब क्या है? देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि कीमतों की जो जो चीज़ें हैं जो आपके पास, उसकी कीमतें कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि लोगों के पास जब पैसे होते हैं जब भी वो चीज़ खरीदते हैं, और जब वो चीज़ खरीदते हैं तो उसकी कीमत बढ़ती है स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो इन्फ्लेशन इनहेरेंटली एक रिलेटिव टर्म है, ना अच्छी है ना बुरी है। जब इकोनॉमी नीचे होती है तो इन्फ्लेशन को बढ़ाना जो है वो सबसे बड़ा मकसद होता है, और उसके लिए जो स्टेट बैंक के पास जो टूल होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट। और गवर्नमेंट के पास जो टूल होता है वो होता है उनकी फिजिकल स्पेंडिंग, या टैक्सेस जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं। कम कर देते हैं तो लोग ज़्यादा पैसे खर्चते हैं। इंटरेस्ट रेट को अगर आप कम कर दें तो लोगों को जो है चीपर क्रेडिट मिलता है। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान जो है बैंक से कम जो है वो शरह सूद के ऊपर, कम इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा पैसे लेके जो है स्पेंडिंग कर सकता है। तो यही हुआ। फिर दुनिया में 2008 में जब ये डिबैकल कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या होता है? देखिए, उसके बाद जो है फिर ऑब्वियसली बात है कि जो हुकूमतें हैं उनका काम होता है इकोनॉमी को चलाना, इकोनॉमी को जो है पंप अप करना। तो पंप अप करने के लिए एक बड़ा मशहूर वर्ड आया, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्यूई।
QE का मतलब ये था कि हुकूमतों ने ऑल अक्रॉस द बोर्ड जो है अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दी है। जो डेवलप्ड वर्ल्ड था, यूएस है या यूरोप के अंदर, जापान के अंदर ऑलमोस्ट जो है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट थे शुरू के अंदर। लोग जो है उनको फ्री पैसा बांटा जा रहा था कि जी आप लें और आप खर्चा करें, आप जो है प्रोडक्टिव एसेट्स के अंदर पैसा लगाएं। असली मकसद तो गवर्नमेंट का ये था कि लोग जो है वो प्रोडक्टिव एसेट्स में पैसा लगाएं, कोई कंपनी खोलें, कोई फैक्ट्री लगाएं, लोगों को नौकरियां दें, जिससे जो है इकोनॉमी बूस्ट हो। लेकिन हुआ ये क्या कि चूंकि हम जानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, जब भी गवर्नमेंट जो है वो कोई स्टिमुलस पुश करती है, और वो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है उसका मतलब ये होता है कि आप अगर 100 रुपये लगाएंगे तो 100 रुपये का जो इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ तक जाएगा और कितनी देर बाद जो है वो काम करता रहेगा, वो साइकिल में कितना लंबा घूमेगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है इकोनॉमी वहाँ से रिकवर करना शुरू कर गई, लोगों के पास पैसे आना शुरू हो गए, लोगों ने पैसे खरीदना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने एक सस्टेन्ड बुल रन देखा मार्केट्स का एक अरसे तक, जो अब जाके जो है ठंडा हुआ है। और वो बुल रन बहुत लंबा था, 10 साल से ऊपर का एक बुल रन आपके पास आया है। और उसमें मार्केट जो है वो अनेक ऊपर गई, बहुत ज़्यादा। उस बुल रन के बीच में जो है क्योंकि लोगों के पास पैसे आ रहे थे, गवर्नमेंट क्योंकि क्वांटिटेटिव ईजिंग गवर्नमेंट कर रही थी, लोगों को इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिल रहे थे, लोग उसको खर्च रहे थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। और गवर्नमेंट जो है, जो जो आपके सेंट्रल बैंक्स हैं, वो भी इसको इसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि स्लो स्लो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गए, 0 से 0.5 से 1 एंड सो फोर्थ। तो वो कंट्रोल था वहाँ तक। 2018 में फिर आता है पेंडेमिक। देखिए पेंडेमिक में क्या होता है, पेंडेमिक के अंदर जो है दुनिया बंद हो गई, सब चीज़ें जो हॉल्ट पे आ गई और दुनिया रुक गई। उसके बाद क्या होता है, देखिए जब आप एक चलती हुई, एक बड़ी ज़बरदस्त सी मिसाल है कि इनर्शिया की एग्जांपल क्या है कि अगर आप एक चलती हुई गाड़ी के अंदर जो है वो ब्रेक लगा दें अचानक से, तो क्या होगा। तो गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन उसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो नहीं रुक पाएंगे। वो जो है फ़ौरन खिड़की से या फ़ौरन विंडशील्ड तोड़ के वो बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनर्शिया इज एट प्ले। देखिए कोई भी चीज़ जब चल रही होती है ना, तो उसको रोकने के लिए जो है वो स्लो स्लो रुकती है। जब आप बॉल फेंकते हैं, लॉ ऑफ मोशन वो है ना कि जी द एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव इन इट्स ओन ट्रेजेक्टरी अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स स्टॉप्स इट। मतलब जब बॉल को आप ज़मीन पे छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो अगर आप ज़मीन पे फ्रिक्शन है जो उस बॉल को रोकती है। अगर उस बॉल, वो फ्रिक्शन ना हो तो वो बॉल रुकेगी नहीं कभी, आइस वो चलती रहेगी। तो हुआ ये कि हमने दुनिया तो बंद कर दी क्योंकि लोगों को भी बचाना था पेंडेमिक से, लेकिन लोगों की नीड्स नहीं रुक सकती, लोगों को खाना भी चाहिए, लोगों को पानी भी चाहिए। और पेंडेमिक के अंदर जो बाइंग स्प्री पे दुनिया गई है, दुनिया ने जो है वो चीज़ें होर्डिंग करना शुरू कर दी। तो उसकी वजह से हुआ क्या, देखें साइकिल समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे कि पेंडेमिक में हुआ क्या था असल में। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं पेंडेमिक के अंदर। एक तो ग्लोबल सप्लाई चेन, उसमें डिसरप्शन आया है। इसका मतलब ये है कि जब दुनिया बंद हो गई, सारे मुल्क बंद हो गए, तो पोर्ट्स बंद हो गए। जब पोर्ट्स बंद हो गए तो इसका मतलब जो जहाज़ चले हैं अपनी अपनी डेस्टिनेशन से किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, वो नहीं पहुंच पा रहे। और अगर पहुंचे भी हैं तो बहुत टाइम में पहुंचे हैं, शुरू में तो बिल्कुल बंद हो गए। तो इन्वेंट्रीज होती हैं हर हुकूमत के पास, हर कंपनी के पास जो है कुछ चीज़ों की, वो चीज़ें कम होने लगी। जब चीज़ें कम होने लगी तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ें महंगी भी होने लगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो वहाँ से जो है इस करंट इन्फ्लेशन का आगाज़ होना शुरू हुआ है। वो चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वहाँ से महंगी होना शुरू हुई। इसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि गवर्नमेंट्स ने जो है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है लोगों को स्टिमुलस चेक्स देना शुरू किए, लोगों को जो है वो पैसा देना शुरू किया, ताकि जो है वो लोग जो है उससे अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। हकीकत में तो ये पैसा इस्तेमाल होना चाहिए था लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर, लेकिन चूंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो उनके एक्सपेंसेस बहुत कम थे। तो इस वजह से जो है ये पैसा समहाउ जो है वो मार्केट्स में पहुंच गया, जिस वजह से जो है हमने स्टॉक्स के अंदर, हमने क्रिप्टोज के अंदर, हमने और मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी के अंदर, हमने मल्टीपल एसेट क्लासेस के अंदर जो है एक इन्फ्लेशन देखा। और तमाम एसेट्स जो हैं दे गेट गॉट टू एन इन्फ्लेटेड प्राइसेस, मतलब उनकी जो कीमतें हैं वो उनकी रियल वैल्यू या मीडियन वैल्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गई। अब ऊपर तो निकल गई, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। और स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप बहुत तेज़ भागना शुरू कर दें, तो एक अंग्रेज़ी में जो है एक बड़ी अच्छी मिसाल है, उसको कहते हैं कि योर माइंड इज़ राइटिंग चेक्स दैट योर बॉडी कैन नॉट कैश। इसका मतलब ये है कि आप जो है तेज़ तो भाग रहे हैं और बहुत तेज़ भागना चाहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आके आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी, आप हाँफने शुरू कर देंगे, आप थक जाएंगे, और उसके बाद जो है शायद आप गिर भी जाएं अगर आप वो छोड़ेंगे नहीं भागना, और आप पैदल चलना नहीं शुरू करेंगे या आप लेट के सांस लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इकॉनमी के साथ भी यही हुआ है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पैसा जो कि लोगों को खर्च करने के लिए मिल रहा था, लोग जो हैं वो पैसा लेके पहुंच गए मार्केट्स में, स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दिए, क्रिप्टोज खरीदना शुरू कर दिए, बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर दिए। और हुआ क्या, किस एंटिसिपेशन के ऊपर, बगैर किसी फंडामेंटल वैल्यू के अंडरस्टैंडिंग के हमने देखा डोज कॉइन जैसी चीज़ें ऊपर गई, मीम कॉइन्स बढ़ रहे थे,
स्टॉक्स के अंदर जो है वो आपके पेनी स्टॉक्स जो है वो ऊपर जा रहे थे, लोग गैम्बल कर रहे थे उस पैसे के साथ विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग और इस एंटिसिपेशन में कि यार अगर मैंने 6 पे लिया है तो मैं 8 पे बेचूंगा, और वाकई में कोई 8 पे भी मुझसे खरीदने के लिए राजी होगा, और जो कि था उस वक्त मार्केट के अंदर। और ये चलता रहा, ये बिल्कुल इसी तरह था कि आप तेज़ तेज़ भाग रहे थे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इट कैचेज अप टू यू। अब क्या होता है, अब होता ये है कि हमने जो चीज़ पहले कही थी कि दुनिया जो है हॉल्ट पे आ गई थी पेंडेमिक के अंदर, जब दुनिया हॉल्ट पे आती है ना, तो हुआ क्या कि जो कंटेनर्स पहुंचने थे दुनिया में फिर वो टाइम पे पहुंचना नहीं शुरू हुए। स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों के इन्वेंट्री लेवल्स जो है डिप्लीट होना शुरू हो गए। जब इन्वेंट्री लेवल्स डिप्लीट होना शुरू हुए तो चीज़ें महंगी होना शुरू हुई। जब चीज़ें महंगी होना शुरू होती हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम होने लगती है। जब परचेजिंग पावर कम होने लगती है तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है एक कॉन्सेप्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको जो है वो फ्यूचर अनसर्टेन दिखता है तो आपकी प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ जाएगी, अगर आपको फ्यूचर बड़ा अच्छा दिखता है तो आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाएगी। जब प्राइसेस बढ़ना शुरू होती हैं और इन्फ्लेशन जो कि कीमतें तेज़ी से बढ़ना शुरू होती हैं, तो अब आपके पास अगर $100 हैं या आपके पास जो है वो 1 लाख रुपए हैं लेट सपोज, तो आपकी ज़िंदगी भी आपने चलानी है। तो ज़िंदगी चलाने के लिए आप एक खर्चा करते हैं और उस खर्चे को कहते हैं बास्केट ऑफ गुड्स, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब उस बास्केट ऑफ गुड्स की कीमत अगर पहले जो है 25,000 थी तो अब बढ़ के वो है वो 40,000 हो गई है। तो आपको आराम से जो है वो एक इन्फ्लेशन उस पर महसूस हो रहा है, और शायद आज क्या जो 55,000 हो गई हो, तो आप क्या करेंगे? आप वो पैसा देखें, आप खाना खाना नहीं छोड़ सकते ना, कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आप नहीं छोड़ सकते। ऐसा तो नहीं है कि आप बोलें कि यार मैं अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दूंगा लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा मार्केट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट उन्हीं पैसों से करते हैं जो आपके पास हों, और आप जो है उसको मार्केट में लगाते हैं ताकि आपको उससे कोई फ़ायदा हो। अब वो पैसे कम होने लग गए। जब वो पैसे कम होने लग गए स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो लोगों ने जो है वो चीज़ें बेचना शुरू करी स्लोली एंड ग्रेजुअली। जब लोगों ने चीज़ें बेचना शुरू करी, या जो है एक पॉइंट आ गया कि जब जो है सेलर के बाद बायर नहीं खड़ा हुआ था, तो मार्केट्स में लिक्विडिटी कम होने लग गई स्लोली एंड ग्रेजुअली। हमने ये देखा कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है पिछले 2 महीने के अंदर और पिछले 2-3 महीने में ऑर्डर बुक्स जो है वो थिन होने लग गई। ऑर्डर बुक्स थिन होने का मतलब ये है कि आपके पास जो ऑर्डर लगे हुए हैं वो कम से कम होते चले गए हर प्राइस लेवल के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि लोग किस एंटिसिपेशन में खरीद रहे थे कि मैं $6 ₹6 या ₹600 पे जब कोई चीज़ लूँगा तो कोई बंदा मुझसे 800 या 8,000 पे वो खरीदने के लिए राज़ी होगा, और वो था भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग कम होने लग गए जो ऊपर से खरीदने की सख्त रखते हों। जब वो कम होने लग गए तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब प्राइसेस जो हैं उन्होंने अपना थ्रेशोल्ड हिट कर लिया है। जब प्राइसेस अपना थ्रेशोल्ड हिट करती हैं तो इसका ये मतलब है कि वो जो रॉकेट जो ऊपर जा रहा था, अब उसकी फ्यूल ख़त्म हो गई है। अब उसने जो है वो नीचे आना है, और वो अब नीचे आएगा, और इसमें कोई नई बात नहीं है। देखें, इकॉनमी जो है ना वो इसी तरह चलती है। अगर आप जो है इकोनॉमिक साइकिल को देखेंगे ना, आज नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100-200 साल की हिस्ट्री को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चाहे इकॉनमी हो, चाहे मार्केट हो, चाहे ज़िंदगी हो, चाहे बिजनेस हो, वो सब चीज़ें एक ही तरह के साइकिल में चलती है, और वो है साइन वेव्स। क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, बूम बस्ट, बूम बस्ट। इसी तरह चलती है इकॉनमी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब प्राइसेस ने थ्रेशोल्ड हिट कर लिया तो उसके बाद जो है अब क्योंकि ऊपर से खरीदने वाले लोग नहीं हैं, तो क्या होगा? जब आप बेचोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे नीचे की प्राइसेस पे बेचना शुरू करोगे, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बाय एट अ लोअर प्राइस। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो प्राइसेस नीचे आना शुरू हुई। जब ऑर्डर बुक्स थिन होती हैं तो नीचे से भी जो लोग खरीद रहे हैं मजीद उनके ऑर्डर और नीचे चले जाते हैं। जब और नीचे जाते हैं तो इससे क्या होता है? इससे प्राइसेस और जो है सप्रेस होने लगती हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। जब प्राइसेस सप्रेस होने लगती हैं तो उनको मूव कराना बड़ा आसान होता है। जिस तरह अगर ऊपर ज़्यादा लोग हों खरीदने के लिए तो प्राइसेस ऊपर आराम से जा सकती हैं, इसी तरह जब नीचे ज़्यादा लोग खड़े हों बाय करने के लिए तो प्राइसेस नीचे भी आराम से आ सकती हैं। और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो नीचे से भी लोग गायब होना शुरू हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब आपके पास पैसे कम हैं खर्चने के लिए। तो जो वेल्थ क्रिएट हुई पेंडेमिक के अंदर, वो वो वेल्थ अब जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई स्लोली एंड ग्रेजुअली इस साल के शुरू से, और वो ऑर्डर बुक्स थिन होने लग गई। तो प्राइसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग गई। अब जब नीचे आने लगती हैं तो एक बहुत अच्छी मिसाल है, अगर आपने कभी स्नोबॉल इफेक्ट का नाम सुना हो। स्नोबॉल इफेक्ट क्या चीज़ होती है कि अगर जो है आप बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर जो एक छोटा सा बर्फ़ का गोला जो है उसको फेंकें, तो वो बाय द टाइम जब वो गोला रोल रोल होने लगेगा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो हर बार रोल होने के ऊपर जो है बर्फ़ अपने अंदर समेटता जाएगा, एंड इट्स को ना मेक श्योर कि वो लेवल्स बिल्ड करता जाए उस स्नो के, और वो साइज़ में बड़ा होता जाएगा हर रोल के साथ। और बाय द टाइम वो जो है ग्राउंड को हिट करेगा, एक बहुत बड़ा मैसिव बॉल या बहुत बड़ा मैसिव गोला बन जाएगा वो, और जो भी चीज़ उसके रास्ते में आएगी वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। लेकिन आपने क्या शुरू किया था? आपने तो एक छोटा सा गोला शुरू किया था।
लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मार्केट्स भी इसी तरह होता है कि जब ऊपर से थोड़ी बहुत सेलिंग आने लगती है तो क्योंकि नीचे खरीदने के लिए लेवल्स नहीं हैं, तो it becomes very easy, it becomes extremely easy to actually move the prices and push them downwards. तो slowly and gradually जो है वो मार्केट्स नीचे आना शुरू हुई। अच्छा जी, जब ये शुरू होता है तो एक स्नोबॉल इफेक्ट शुरू होता है, और स्नोबॉल इफेक्ट के बाद जो है क्या चीज़ होती है, पैनिक शुरू होता है। जब आप देखते हैं कि यार प्राइसेस नीचे हैं तो पैनिक शुरू होता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोग 2008 के अंदर भी ओवर लेवरेज थे, इसी तरह जो है ये सारे के सारे लिक्विड एसेट्स हैं जिसकी हम बात करें, स्टॉक्स, क्रिप्टोज, क्रेडिट मार्केट यानी बॉन्ड मार्केट, ये जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली समझें आपके ये जो मार्केट है बेसिकली, इसके अंदर आपको जो है ऑर्डर बुक्स जो थी उन्हें लगी। एक तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरा जो है, क्योंकि लिक्विड मार्केट्स हैं तो यहाँ पे जो है पैनिक फैलना शुरू हो गया। पैनिक क्यों? क्योंकि लोग जो है वो ओवर लेवरेज थे। लोगों के पास $1000, $1000 या लाख रुपए थे, उन्होंने जो है वो 10,000, 12,000, 15,000, 2 लाख, 5 लाख, मतलब 2x, 5x, 10x, 50x तक की पोजीशंस ली हुई थी। जब वो प्राइसेस नीचे आती हैं तो उनका कैपिटल जो है वाइप आउट होना शुरू होता है। जब उनका कैपिटल वाइप आउट होना शुरू होता है, यानी कि जो पैसे वो मार्केट में लेके आए थे अब वो पैसे जा रहे हैं। जब वो पैसे जाना शुरू होते हैं तो लोग बेचना शुरू करते हैं अपना माल, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो क्रेडिट मार्केट हो। जब वो अपना माल बेचना शुरू करते हैं तो प्राइसेस वहाँ से जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं। और यही जो कुछ हो रहा है हम वो देख रहे हैं इस वक्त मार्केट के अंदर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? हाई हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट दोनों का खर्चा है। अब देखें इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा। इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना वो तमाम मार्केट्स जो हैं वो डैम्पन हो जाती हैं, चीज़ें वैल्यूएशंस जो हैं अपनी मीडियंस पे पहुंच जाती हैं, मल्टी डेकेड लॉन्ग मीडियंस, मीन रिवर्जन होता है तमाम मार्केट्स के अंदर, जो कि हम देख भी रहे हैं। सारे प्राइसेस, सारे मल्टीपल्स, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो क्रिप्टोज हो, इनफैक्ट के प्राइवेट इक्विटी मार्केट क्यों ना हो, पैसा सब जगह से उड़ जाता है, लिक्विडिटी उड़ जाती है। एक मज़े की बात मैंने अभी देखी थोड़ी देर पहले, तो इस वक्त जो है वो 200 एंड समथिंग समथिंग बिलियन जो है वो प्राइवेट इक्विटी के पास पड़े हुए हैं। तो किसी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि यार प्राइवेट इक्विटी को तो पैसे मिलेंगे। प्राइवेट इक्विटी का मतलब ये है कि वो ऐसी, जिस तरह आप जो है जो पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में वो पब्लिक कंपनीज में लगाते हैं, इसी तरह जो है कुछ फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि जो है प्राइवेट कंपनीज में पैसा लगाते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो प्राइवेट इक्विटी के पास तो पैसा है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो है मुझे लगता है कि वो पैसे भी नहीं मिलेंगे फर्म्स को। उसकी वजह ये है कि जब इंसान प्रोपेंसिटी टू स्पेंड जो है वो कम हो जाती है अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर। अब इस वीडियो में मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि स्टैगफ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्टॉक्स के हवाले से, क्रिप्टो के हवाले से, बॉन्ड के हवाले से, और एंड में प्राइवेट इक्विटी के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मेरा व्यू क्या है इस हवाले से। देखें, सबसे पहले हम स्टॉक्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनहेरेंटली स्टॉक्स में इन्वेस्टेड ही होते हैं। तो स्टॉक्स में अब आप क्या करेंगे? देखें, जब भी इस तरह का एनवायरनमेंट हो ना, जहाँ पे आपके पास प्राइस एप्रिसिएशन लिमिटेड हो, नज़रिया दे रहा हूँ समझाने के लिए, प्राइस एप्रिसिएशन लिमिटेड है। प्राइस एप्रिसिएशन लिमिटेड का ये मतलब यानी कैपिटल गेन्स आपके लिमिटेड हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आपने अगर ₹20 लगाए किसी चीज़ पे तो वो फ़ौरन से 25 नहीं हो जाएंगे, या तो वो 19 हो जाएंगे, 19 के बाद फिर 20 होंगे, फिर उसके बाद जो है वो 21 हो जाए, 21.5 हो जाए, फिर 20 हो जाए। तो मार्केट साइडवेज मूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि अब आपको कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल गेन्स, प्राइस मोमेंटम कम दिखेगा मार्केट के अंदर। तो ऐसे एनवायरनमेंट में दो तरह के मेजरली स्टॉक्स होते हैं जिसको हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपके पास वैल्यू स्टॉक्स, एक होते हैं आपके पास ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं? ग्रोथ स्टॉक्स नॉर्मली जो है आपके पास टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स होते हैं, जिस तरह से दुनिया के अंदर फेसबुक, नेटफ्लिक्स, या अगर आप पीएसएक्स की बात करते हैं तो आपके पास टीआरजी, नेटसोल एंड सो एंड सो फोर्थ, इस तरह के जितने भी स्टॉक्स हैं ग्रोथ स्टॉक्स कहलाते हैं। वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं? वैल्यू स्टॉक्स जो है आपके पास ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो एक तो लेगेसी भी हैं और दूसरा ये कि वो डिविडेंड्स देती हैं, उसको आप कहते हैं वैल्यू स्टॉक। अब आपके पास ट्रेड ऑफ है, दोनों स्टॉक्स में प्राइस एप्रिसिएशन होती है, लेकिन अगर प्राइस एप्रिसिएशन ना हो तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? यहाँ पे, यानी कि अगर आप ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्राइस एप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगी, और दूसरी चीज़ क्योंकि ये डिविडेंड नहीं देते तो आपको डिविडेंड वैसे भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वैल्यू स्टॉक्स की बात करते हैं तो क्योंकि प्राइस एप्रिसिएशन तो शायद ना मिले, लेकिन आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि कंपनीज तो चल रही हैं, बिजनेस तो चलेगा। तो इस वजह से जो है, जो सबसे अच्छा जो तरीका होता है जब मार्केट साइडवेज मूव कर रही हो या डाउन टर्न में हो, तो अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी फंड्स को ग्रोथ से निकाल के रोटेट करके जो है वो वैल्यू की तरफ ले जाते हैं, यानी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपको डिविडेंड यील्ड मिल रही हो। तो ये जो है स्टॉक्स इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जब आपके पास जो एक डाउन टर्न हो और मार्केट जो है वो साइडवेज मूव कर रहे हैं। दूसरी चीज़,
अगर आप क्रिप्टो के अंदर हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आप क्रिप्टो के अंदर हैं तो चांसेस ये हैं कि अभी तक जो है आपकी 60-70% ऑफ द वेल्थ जो है वो वाइप आउट हो चुकी है, विच इज़ समथिंग दैट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट, क्योंकि मार्केट्स नीचे आ गई हैं। लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास कॉइन्स की जो तादाद है, जो आपकी होल्डिंग्स हैं वो तो वही हैं अगर आपने बेची नहीं है तो। तो अब आप जो है कर ये सकते हैं कि 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं आपके पास। आप जो है सबसे पहले ऐसे कॉइन्स के जो है स्टेक पोर्टफोलियोज ढूंढें और उनको स्टेक करें सबसे पहले तो, जिनको आप स्टेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ख्वाह भले कि ठीक है आज जो है वो प्राइसेस नीचे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टेड हैं, और ये सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात है, जिस तरह से आपके पास जो है वो बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, या आपके पास जो है वो पोल का डॉट है, या इस तरह के जो अच्छे L1s हैं या डीफाई प्रोटोकॉल हैं, जैसे आवे है आपके पास, कर्व फाइनेंस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास। तो आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में जब इन्वेस्ट करा हुआ है आपने और प्राइसेस जो है वो डेप्रिशिएट हो गई हैं, वहाँ से डिटोरिएट हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उन कॉइन्स को सबसे पहले तो स्टेक करने की कोशिश करेंगे। आप स्टेक करेंगे तो आपको एक यील्ड मिलना शुरू होगी वहाँ से। वो यील्ड जो है इंश्योर करेगी कि आपके कॉइन्स बढ़ रहे हों। तो अगर अगले जो है वो 2 साल तक भी मार्केट साइडवेज मूव करती है तो आपके पास एक सॉलिड बैग जमा हो जाएगा कॉइन्स का, कि जब वहाँ से प्राइसेस फिर बढ़ना शुरू होंगी तो आपके जो कॉइन्स हैं, जब प्राइसेस बढ़ना शुरू होगी तो ज़्यादा हो चुके होंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आप डीफाई प्रोटोकॉल्स ढूंढें, जैसे कि कर्व फाइनेंस है, या आवे है, या एंकर प्रोटोकॉल है, और उसके अंदर जो है आप किसी तरह से उन डीफाई प्रोटोकॉल्स को ज़रा समझें और उसके अंदर आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करें यील्ड फार्मिंग के लिए। अगर आपको यील्ड फार्मिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यील्ड फार्मिंग की अपॉर्चुनिटी ये है कि आप जो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ज़्यादा यील्ड कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे 2 महीने 3 महीने के लिए आपने 25% 30% की यील्ड कमा ली है वहाँ से, तो विच इज़ नॉट बैड। अगर आपको 3 महीने लगातार 20-20% की यील्ड मिलती रहे तो आपने 3 महीने में 60% की यील्ड बनाई है। तो 2 तरीके हैं, या तो आप स्टेक कर दें एक सर्टेन स्टेक रिटर्न के ऊपर जो 5% 7% 10% हो सकता है, वहाँ पे आप छोड़ दें उसको स्टेक करके, या आप यील्ड फार्मिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें और जो है वो यील्ड फार्मिंग स्टार्ट करें, और जो है अपने पोर्टफोलियो को रख के छोड़ ना दें उसके ऊपर, हर 2 महीने 3 महीने में उसको बाहर निकालें और फिर कोई दूसरा जो है वो लिक्विडिटी पूल ढूंढें जहाँ पर जो है आप जाके यील्ड फार्म कर सकें। स्टॉक्स की बात हो गई, क्रिप्टोज की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की, जो है प्राइवेट इक्विटी। देखिए, प्राइवेट इक्विटी का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी के दो दो सबसे बड़े मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है ग्रोथ और दूसरा होता है बर्न। ग्रोथ ये है कि जी आप कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, आप कितना ग्रो कर रहे हैं, आपका नेटवर्क इफेक्ट कितना जल्दी जल्दी आ रहा है। दूसरी चीज़ है बर्न, उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए आप कितना पैसा बर्न कर रहे हैं। इस करंट इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट के अंदर जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि 200 समथिंग समथिंग बिलियन डॉलर्स हैं प्राइवेट इक्विटी के पास इस तक पड़े हुए, तो वो डिप्लॉय कहाँ होंगे? लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार अगर हम जो है वो हाई ग्रोथ दिखा के जो है वो हाई बर्न दिखा रहे हो तो हमें पैसे मिलने चाहिए। नहीं मिलेंगे आपको। लोगों को लगता है थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं, नहीं मिलेंगे आपको। उसकी वजह यह है कि बर्न का मतलब समझें पहले क्या है। बर्न का मतलब ये है कि आपके बैंक में कितना कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, और आप हर महीने कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, या कितना पैसा बर्न कर रहे हैं उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए। जब आप जो है ये देख लेते हैं कि यार बर्न मल्टीपल क्या है, आपका बेसिकली रन रेट है कि आप कितने महीने तक वायबल हैं, वो पैसे खत्म हो गए तो आपका बिजनेस बंद हो गया। तो अब किन लोगों को पैसे मिलेंगे, या प्राइवेट इक्विटी के जो लोग हैं जो अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? देखें, उसका सबसे अच्छा तरीका ये, आप ऐसी कंपनीज ढूंढें जिनकी मॉडरेट ग्रोथ हो और लो बर्न हो, उनका जो कम पैसे जो है वो बर्न कर रहे हों, या प्रिपेयर्ड हों अपने बर्न को कम करने के लिए और मॉडरेट ग्रोथ अचीव करने के लिए। ना आप लो ग्रोथ और हाई बर्न कंपनीज में अब उनको पैसे मिलेंगे जो ग्रो भी नहीं कर रहे और पैसे भी ज़्यादा जला रहे हैं, या ऐसी कंपनीज जो है जो ज़्यादा ग्रोथ अचीव कर रही हैं लेकिन उनका बर्न भी बहुत ज़्यादा है, उनको भी पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो सब्जेक्टिव रिस्क बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। और प्रीमियम अगर अगर उनको पैसे मिलेंगे भी ना जो वो सोचते हैं, तो वो बहुत मतलब वो सोचते हैं कि यार हमें जो है ना वो एक हाई प्रीमियम के ऊपर, मतलब हमें अपनी इक्विटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा, उसके बाद हमें पैसे मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मिलेंगे। उसकी वजह है कि हम अगर 2002-2003 के साइकिल को, 2000 के साइकिल को देखें तो हमें समझ में आएगा कि उस टाइम पे जो है किस तरह की डील्स हो रही थी। तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी उस टाइम पे जो कंपनीज मॉडरेटली ग्रो कर रही थी और जिनका बर्न कम था, उन कंपनीज को जो है इन्वेस्टमेंट मिल रही थी। तो ये एक तरीका है प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करने का इस टाइम पे, और जो लोग कर रहे हैं तो मेरा उनको यही मशवरा है कि आप ऐसी कंपनीज ढूंढें जो मॉडरेट ग्रोथ अचीव कर रही हों और जो है जिनका बर्न मल्टीपल कम हो, या जो है जिनका बर्न कम करने पे वो राज़ी हों, आमादा हों, और कोशिश करें कि इस स्टॉर्म को आप उसी तरह से वेदर कर सकें। तो स्टॉक्स हमने देख लिया, स्टॉक्स में किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं।
आप अगर क्रिप्टो में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। अब जो है सवाल ये पैदा होता है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि यार ये जो साइकिल हमारा डाउन टर्न है ये हम कितना लंबा देख रहे हैं। देखें इस वक्त जो है ना, चूंकि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी का साइकिल साइन वेव में होता है, वो ऊपर नीचे, बॉटम, टॉप्स एंड बॉटम्स, क्रेस्ट एंड ट्रफ, बूम एंड बस्ट। तो अभी हम जो है वो बस साइकिल की तरफ नीचे जा रहे हैं। और ये जो बस साइकिल है ये बेसिकली अब चलेगा लंबा। कितना चलेगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ से तकरीबन कोई 8 से 12 क्वार्टर, तकरीबन 5 से 8 क्वार्टर या 8 से 10 क्वार्टर्स जो है हमें ये रहेगा। इसका ये मतलब है कि हम तकरीबन 2-2.5 साल जो है वो इस तरीके का साइकिल देखेंगे कि जब जो है वो मार्केट्स नीचे जाएंगी और मार्केट जो है यहाँ तक पहुँचेंगी। यहाँ से जो है आपके बॉटम के बाद जब यहाँ से जो रिकवरी फेज़ होता है आपको जब स्टार्ट होगा, दैट इज़ द टाइम व्हेन प्राइसेस विल स्टार्ट टू इनिशिएट। और आप देखेंगे बाकायदा तौर पे कि जो है उस टाइम पे आपकी इन्फ्लेशन भी थोड़ी ठंडी होने लगेगी, आपके जो है वो लिक्विडिटी जो है मार्केट के अंदर वो भी प्रिवेल होने लगेगी, ऑर्डर बुक्स जो हैं वो बेहतर होने लगेंगी। और जब जाके आप समझ लीजिएगा कि अब जो है वो हालात बेहतर होने जा रहे हैं। और इसको देखने का और भी बहुत अच्छे तरीके हैं। आप जो है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पे नज़र रखिएगा। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जब पीक आउट कर जाएं और नीचे की तरफ आने लगें, ऑयल प्राइसेस दुनिया में नीचे आने लगे, आप इसको देखें थोड़ा सा, ये रशिया यूक्रेन की वॉर बेहतर होने लगे, जो कि मुझे नहीं लगता गोइंग फॉरवर्ड बेहतर होनी है। और इस वॉर से तो मुझे और डर लगता है क्योंकि इसके जो बहुत ग्रेव ग्रेव प्रॉब्लम्स हैं इस वॉर के। तो वो भी, उस पर भी मैं कोई एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। वो होगा ये कि क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो है वो ऑलमोस्ट अबाउट 20% ऑफ ग्लोबल कैलोरीज जो हैं वो उसको देखते हैं और वो वीट से आ रही होती हैं। तो फूड प्राइसेस और फूड इन्फ्लेशन जो है ना, मुझे गोइंग फॉरवर्ड बहुत बढ़ती हुई लग रही है। और यहाँ पे जो है लोगों के पास रिजर्व्स नहीं है। अमूमन कंट्रीज़ जो है वो सिर्फ 1 महीने का रिजर्व रखती हैं अपने पास, सिवाय चाइना के जिसके पास जो वो 1 साल का फूड रिजर्व है। तो मुझे लगता है कि चाइना बहुत फ़ायदा उठाएगा बहुत प्रीमियम के ऊपर जो है वो कमोडिटीज़ बेच बेच के। तो दैट्स अबाउट इट। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो कि दुनिया में चल क्या रहा है। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं, जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है, कमेंट सेक्शन में डालें उसे, अपने सवाल को कमेंट करें, उसके ऊपर मैं आपको उसका देर एंड देन जवाब दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई कोई आपकी ऐसी चीज़ है जो आप जो है इन्वेस्टमेंट के फंस गए हैं या कुछ और समझना चाहते हैं, कमेंट पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जो है वो जवाब बेहतर तौर पे दे सकूँ। इसी वीडियो के जो है, इस वीडियो को जो है वो, ये वीडियो हमारा अख्ताम तक पहुंचता है। और वही इल्तिजा आपसे फिर से, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि अगर आपने मेरा वीडियो देखा और आपको उससे फ़ायदा हुआ या आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ और आपने जो है उसको सब्सक्राइब नहीं करा, तो ये बड़ी नाजायज़ बात है यार। मैंने आपके साथ बैठ के जो है वो एक कहानी आपको प्रेजेंट करी, आपके दिमाग में एक नोट खोली, तो आई थिंक आई डिजर्व अ सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इसी तरह जो है कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाते रहें होपफुली इन द फ्यूचर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर।